तो लेट्स स्टार्ट विद एब्डोमेन। एब्डोमेन में आपको जो दो केसेस मिलेंगे कॉमनली, वन विल बी CLD एंड ascites. Ascites can be an individual case also. Ascites का like suppose tubercular abdomen है, तो ascites है उसमें but there is no CLD, so he'll be having just ascites. या दूसरा एक फुल ब्लोन स्पेक्ट्रम हो सकता है कि आपका पूरा CLD है, फोकल हाइपरटेंशन है, ascites है, तो वहां पर आपको मिल सकता है। तो एक तो आपका ये ascites CLD वाला केस होता है, दूसरा होता है हेपाटोस्प्लीनोमेगली का केस। अगर कोई पेशेंट लिम्फोमा का है, तो स्प्लीनोमेगली ascites you can get as an individual case also, plus or it can be as a spectrum of your total CLD. अब स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। तो I'll just take an example कि suppose आपको एक ascites का केस मिला हुआ है, ठीक है, पेशेंट है, पेशेंट इज probably a 40-year-old male and he says कि मुझे 2-3 महीने से abdominal distension है, ठीक है। तो how do you approach to such a case? अगर वो कह रहा है कि मुझे 3 महीने से abdominal distension है, तो कैसे, how do you approach to a history? पेशेंट का हिस्ट्री का पर्पस क्या होता है? तो बेसिकली मेक योर डिफरेंशियल डायग्नोसिस, कि मेरे को वो पेशेंट जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, मुझे वो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है और उसको प्रोसेस करना है, और मुझे वो सोचना है कि यार ये जो चीज मुझे बता रहा है ये क्यों हो रही होगी ना, मतलब व्हाट कुड बी द पॉसिबल कॉज ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, जो भी वो प्रॉब्लम बता रहा है। इट कैन बी एज सिंपल कि वो बोल रहा है कफ हो रहा है, मुझे बुखार आ रहा है, ठीक है, और इट कैन बी एज कॉम्प्लेक्स कि उसको ascites हो रही है, ठीक है। तो हमें बेसिकली जो भी वो सिम्टम मुझे बता रहा है पेशेंट, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट जो उसकी है, वो सारा इंफॉर्मेशन मुझे, जो भी मैं उसकी पर्सनल डिटेल्स पूछूंगा, नाम, एज, व्हाटएवर इट इज, ठीक है, वहां से लेके उसका सारा एसोसिएटेड सिम्टम्स, पास्ट हिस्ट्री, रिस्क फैक्टर, जितने मेरे हिस्ट्री के कंपोनेंट्स हैं, वो उसके प्रेजेंटिंग कंप्लेंट से कैसे बेसिकली कॉज करने में हेल्प कर रहा है। तो वहां से बेसिकली मेरे को अपना डायग्नोसिस निकालना है हिस्ट्री का। तो अब एक पेशेंट, आई टोल्ड यू कि 40-year-old मेल who came come with abdominal distension for past 3 months. तो अब आप यहाँ से कैसे अप्रोच करोगे इस पेशेंट को? सबसे पहले आपको ये सोचना है, जहां भी आपको कोई प्रेजेंटिंग कंप्लेंट होता है, वहां पे कोई भी सिस्टम हो या कुछ भी कंप्लेंट हो, वहां से आपको इमीडिएटली आपका माइंड प्रोसेसिंग में चला जाना चाहिए कि अब एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन के कॉजेज क्या होते हैं। जब मुझे उसका कॉज पता होगा, सपोज मुझे उसके 10 कॉज पता है किसी चीज के, तो मैं उन 10 कॉजेज का एक ट्राई करूंगा फिगर आउट करने का कि यार इन 10 में से इसको कौन से 3 हो सकते हैं। Are you getting it? तो मतलब वो 3 फिर मेरे डिफरेंशियल डायग्नोसिस आ जाएंगे, तो वहां से मेरे एसोसिएटेड सिम्टम्स, नेगेटिव हिस्ट्री, ये सारी चीजें मैं कोरिलेट करने की ट्राई करूंगा। तो अब आप मुझे बताओ एब्डोमिनल डिस्टेंशन के कॉजेज क्या होते हैं। मुझे कॉजेज बता रहे हो आप, मुझे इटियोलॉजी बता रहे हो। जैसे यू सेड कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज द इटियोलॉजी ऑफ सम पर्टिकुलर थिंग। हर चीज को पैथोलॉजिकली सोचने की ट्राई करो। यू आर 3rd ईयर, राइट? यस सर। ठीक है, तो 2nd ईयर में आपने पैथोलॉजी पढ़ी। तो अब एब्डोमिनल डिस्टेंशन हुई है, तो जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में एब्डोमिनल डिस्टेंशन क्यों होगा? इज दिस बिकॉज ऑफ द किडनीज swollen up हो जाएंगी इसलिए होगा? नो या कुछ सर, और होगा? इट्स बिकॉज ऑफ क्या द होगा? हाइपोअल्बुमिnemia हो रहा है। हाइपोअल्बुमिnemia से क्या होगा? सर ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीजेस, तो रिलेटिवली हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया, इसलिए ब्लड वेसल्स, मतलब चांस लाइक देयर इज गोइंग टू बी अ पैसेज ऑफ फ्लूइड अक्रॉस द कैपिलरीज। तो बेसिकली एब्डोमिनल डिस्टेंशन किस वजह से हुआ? मतलब क्या भरा पेट के अंदर? पेट फूला है तो पेट में कुछ भरा है ना, फ्लूइड। तो फर्स्ट इज फ्लूइड, ठीक है। अब फ्लूइड का फर्दर चाहे कुछ भी कॉज हो, इट कैन बी CHF, इट कैन बी सिरोसिस, इट कैन बी नेफ्रोटिक, इट कैन बी हाइपोअल्बुमिनिया, इट कैन बी सम एक्सुडेटिव फ्लूइड लाइक ट्यूबरकुलोसिस, पेंक्रेटाइटिस, एनीथिंग एंड मैलिग्नेंसी। तो अब पहले मुझे नैरो डाउन करना है कि पेशेंट का एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, तो वो क्या हो सकता है? इट कैन बी फ्लूइड, और फ्लूइड के फर्दर जो भी कॉज है उस पे आगे आऊंगा। पहले मैं ये तो सर्टेन कर लूं कि इज इट फ्लूइड और समथिंग एल्स, ठीक है। तो फर्स्ट इज फ्लूइड, सेकंड इज आपने बोला इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, So there can be gas. या फ्लैटस, यू कैन से बेसिकली फ्लैटस, राइट? तो फ्लैटस का अब जो भी कॉज होगा वो मैं बाद में सर्टेन करूंगा। तो फर्स्ट इज फ्लूइड, सेकंड इज फ्लैटस। और क्या हो सकता है एब्डोमिनल डिस्टेंशन? लॉकडाउन में घर बैठे बैठे सबका 10 किलो वेट बढ़ गया है, सबका एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो गया है,
व्हाट इज दैट? Obesity. ओबेसिटी, ओबेसिटी। तो थर्ड इज एफ इज फैट। तो बेसिकली 5 एफ होते हैं, ठीक है? फ्लैटस, आपका फ्लूइड, आपका फैट, ठीक है? Fetus, if it's a female. वहां पे गए थे और ऐसे भर के खाना खा लिया, यू नो, बुफे लगा हुआ था, या हॉस्टल की कोई पार्टी थी जहाँ ऑन द हाउस चल रहा था सब कुछ, 5 मील कोर्स कर लिया आपने, तब भी लगता है ना पेट फूल गया है थोड़ा सा। व्हाट इज दैट? वो क्यों फूल गया है? फूड, फूड, राइट? एंड इफ देयर इज अ फीमेल जो बोल रही है मुझे 7 महीने से एमिनोरिया है और मेरा एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो गया, Pregnancy, fetus. प्रेगनेंसी, फीटस। तो बेसिकली ये 5 एफ होते हैं आपके, ठीक है? फ्लूइड, फ्लैटस, ठीक है? देन फीसिस भी होता है कि अगर किसी को ऑब्स्ट्रक्शन है तो वहां पर आपका फीसिस हो गया। देन फूड, फीटस, फैट, ठीक है? तो ये बेसिकली आपके 5 एफ हो गए। अब हमें अब मेरा पेशेंट आया 40-year-old मेल कंप्लेनिंग ऑफ एब्डोमिनल डिस्टेंशन फॉर 3 मंथ। अब सबसे पहले मुझे ये फिगर आउट करना है यार कि इन इसका एब्डोमिनल डिस्टेंशन की मुझे 5 कॉजेस है, इन 5 में से इसको क्या है, ठीक है? तो अब 3 महीने से है, इट कैन नॉट बी फूड, ठीक है? वेरी यूजलेस डायग्नोसिस। इट कैन नॉट, ऑब्वियसली कैन नॉट बी फीटस, राइट? ओके, और इट कैन बी, अब क्या बचा? फैट, ठीक है? तो उसका अभी फैट बचा, फ्लैटस बचा एंड उसका फ्लूइड बचा। ये 3 डिफरेंशियल्स रह गए मेरे फॉर द ऑब्वियस कॉन्टेक्स्ट। तो अब मैं ये कैसे पता कर सकता हूँ कि फैट है कि नहीं? मतलब कैन आई आस्क समथिंग कि ये फैट है कि नहीं? तो यू कैन आस्क हिम अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि सिर्फ मतलब पेशेंट को पता होता है कि ये मेरा मोटापा बढ़ रहा है, बट मोटापा तो अलग होता है। तो आप यू कैन आस्क हिम कि क्या हिप्स पे, थाइस पे, फेस पे, आर्म्स पे भी आपको लग रहा है कि आपका जैसे वेट बढ़ रहा है, ठीक है? या फिर आपको लग रहा है कि बाकी बॉडी वैसी की वैसी ही है और सिर्फ पेट के ऊपर ही आपका ऐसे डिस्टेंशन होता जा रहा है, ठीक है? वेरी सिंपल क्वेश्चन। यार बढ़ता है तो हर जगह से ही बढ़ता है, किसी जगह कम बढ़ जाएगा, किसी जगह ज्यादा बढ़ जाएगा, बट बढ़ता तो हर जगह, ठीक है? तो फैट एक बड़ा ऑब्वियस चीज होती है जो यू कैन सिंपली रूल इट आउट। तो हमारा फूड गया, फीटस गया, फैट गया, ठीक है? तो अब हमारे डिफरेंशियल्स बच गए फ्लूइड एंड दिस थिंग फ्लैटस, ठीक है? तो फ्लैटस कैसे पूछ सकते हो कि फ्लैटस की वजह से एब्डोमिनल डिस्टेंशन तो नहीं हो रहा? एग्जैक्टली, फ्लैटस, अगर एब्डोमिन में इतना फ्लैटस इकट्ठा हो गया है कि एब्डोमिन डिस्टेंड हो गया है, राइट? तो कौन सी बीमारी होगी पेशेंट को, क्या हो रहा होगा? अभी हम एब्डोमिनल डिस्टेंशन के कॉज सोच रहे थे, अब मैं सोच रहा हूँ कि यार इसको फ्लैटस है, तो फ्लैटस का कॉज क्या हो सकता है? इतना फ्लैटस की पेशेंट एब्डोमिनल डिस्टेंशन के साथ हॉस्पिटल में आ जाए, यू नो, तो क्या हो रहा होगा पेशेंट? Irritable bowel syndrome. Intestinal obstruction of any kind. इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में पेशेंट फील्स की थोड़ा ब्लोटिंग जैसा फील हो रहा है, लेकिन दे नेवर कंप्लेन्स कि पेट बहुत ज्यादा फूल गया है, प्रोग्रेसिवली डिस्टेंड होता जा रहा है मेरा पोटा, ठीक है? तो अब इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन की हिस्ट्री क्या पूछ सकते हो आप बाय वेरी सिंपल क्वेश्चंस। फ्लैटस निकलने का सोर्स क्या होता है? आपका रेक्टम, एनल कैविटी। तो वहां पर अगर मेरा कोई लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है तो पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, तो क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन एंड ऑब्स्टिनेशन। ही इज नॉट एबल टू, हिस्ट्री बोलेगा कि मेरे को स्टूल नहीं हो रहा है, मेरा फ्लैटस पास नहीं हो रहा है। फ्लैटस पास नहीं हो रहा है तो फ्लैटस सारा इकट्ठा हो गया आपके लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसलिए एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा है, ठीक है? तो ये एक सिंपल हिस्ट्री ने मुझे रूल आउट कर दिया कि बेसिकली आपका ऐसा कुछ तो नहीं है, आपका इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। व्हाट इज लेफ्ट इज फ्लूइड, ठीक है? अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट कंक्लूडिंग दिस कि आपका, जैसे मैंने बोला एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, उसके हम कॉजेस पे पहुंच गए। अब सबसे पहले आपका जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पेशेंट बता रहा है, हमें उसकी थोड़ी डिटेलिंग जाननी चाहिए। डिटेलिंग में वी विल आस्क हिम, मतलब फॉर दिस इज अ जनरल क्वेश्चन व्हिच यू विल आस्क फॉर एवरीथिंग, कि आपका बेसिकली ऑनसेट क्या है, प्रोग्रेशन क्या है, यू नो, एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या है, कि ये एब्डोमिनल डिस्टेंशन क्या आपको सडनली हुआ था या धीरे धीरे करके बढ़ा था,
इल से कि हाँ पहले थोड़ा सा था फिर बढ़ता गया, अभी 15 दिन से तो बहुत ज्यादा हो गया है, लाइक दैट, then that means insidious onset and it is gradually progressive. Is this painful or not? Is this a localized distension or is this a generalized distension? एक क्वाड्रेंट या एक साइड ऑफ एब्डोमेन, मुझे लगता है कोई पेशेंट हो सकता है वो बोले कि मुझे सिर्फ लेफ्ट साइड का अपर क्वाड्रेंट में लगता है कि वो डिस्टेंड होता जा रहा है, वहां पे मेरे को कुछ लगता है, तो प्रॉब्ली ही इज हैविंग अ मैसिव स्प्लीनोमेगली। लेकिन अगर बोल रहे हैं मुझे जनरलाइज्ड डिस्टेंशन हो रहा है, तो विल थिंक ऑफ कि ओके दिस इज प्रॉब्ली अ केस ऑफ एब्डोमिनल डिस्टेंशन एज सच, एज अ होल। जो हम ये 5 कॉज बात कर रहे थे, यहाँ जनरलाइज्ड डिस्टेंशन होगा। कोई पेशेंट बोल रहा है कि मुझे कल से अम्बिलिकस के नीचे मेरा जो हाइपो क्या बोलते हैं हाइपोगैस्ट्रियम, ठीक है, इंफ्राअम्बिलिकल जो मेरा हाइपोगैस्ट्रियम एरिया मेरा डिस्टेंड होता जा रहा है कल से, तो probably he's having a obstructive uropathy जिसकी वजह से उसका ब्लैडर डिस्टेंडेड पड़ा है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी वार्ड में वी सॉ अ पेशेंट हु केम विद abdominal distension predominantly on the right lumbar region and the right iliac fossa region, ठीक है, बट ही वाज सेइंग कि मुझे सब में पूरे में हो रहा है, तो उसको थोड़ा हिस्ट्री में प्रोब किया कि पूरा पेट फूल रहा है या किसी एक पर्टिकुलर साइड पे ज्यादा लग रहा है, ही सेड कि हाँ राइट साइड में थोड़ा ज्यादा लग रहा है, ठीक है। साथ में पेन था, पेनफुल स्वेलिंग थी उसे वहां पे, तो वी चेक्ड इट, देयर वाज अ रिबाउंड टेंडरनेस, ठीक है। उसका अल्ट्रासाउंड किया, अल्ट्रासाउंड डिड नॉट रिवील एनीथिंग, लेकिन उसका बेसिकली रिबाउंड टेंडरनेस था और राइट आइलियक फोसा में सिवियर उसको पेन वेन कंप्लेंट कर रहा था, नॉजिया था, तो उसका हमने सीटी कराया। सीटी में देयर वाज अ अपेंडिकुलर रप्चर, अपेंडिसाइटिस हो गया, अपेंडिक्स रप्चर किया हुआ था, इसकी वजह से उसको वो लोकलाइज्ड पेन और लोकलाइज्ड डिस्टेंशन। तो समटाइम दीज स्मॉल पॉइंट्स एक्चुअली कैन गिव यू अ डायग्नोसिस। तो हमने पहले जो भी मेरा प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है, और ये हिस्ट्री का रूल ना विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द हिस्ट्री, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट एब्डोमेन, वो तो मैं एब्डोमेन प्रोटोटाइप लेके पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने जो भी मेरा प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है उसकी डिटेलिंग मैंने जानी पूरी, ठीक है, ऑनसेट, प्रोग्रेशन, ठीक है, एसोसिएटेड सिम्टम, फिर मैं उसके कॉजेस पे आ गया। जो एसोसिएटेड सिम्टम्स है हम नेगेटिव हिस्ट्री बोलते हैं, तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन का पेशेंट ने बोला कि जनरलाइज्ड है, फीटस और फूड तो ऑब्वियसली 3 महीने के लिए बेकार हो गए, ठीक है। मैंने साथ साथ ही पूछा कि पूरा बॉडी में स्वेलिंग तो नहीं है, हाथ पैर चिन हिप्स या वो, ही सेड कि ऐसा नहीं है, सिर्फ पेट ही फूल रहा है, फैट इज आउट। फिर मैंने पूछा कि आपका कॉन्स्टिपेशन ऑब्स्टिनेशन तो नहीं रहता, स्टूल होता है, ही सेज कि हाँ स्टूल हो जाता है, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है बट मोरलेस हो ही जाता है, एंड आई एम एबल टू पास फ्लैटस, तो प्रॉब्लम मेरा फ्लैटस भी रूल आउट हो गया हिस्ट्री। तो नाउ आई एम लेफ्ट विद फ्लूइड। तो अब जो मेरा एब्डोमिनल डिस्टेंशन था वो मुझे पता है कि फ्लूइड है, ठीक है। तो अब मेरे आगे के क्वेश्चन अब चलेंगे, मेरे को पता है कि नाउ दिस इज फ्लूइड, अब मैं सोचूंगा यार फ्लूइड क्यों हो गया अब इसे, ठीक है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन क्यों हुआ, क्योंकि फ्लूइड हो गया था। फ्लूइड क्यों हो सकता है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्लूइड इन द एब्डोमेन, पेरिटोनियल कैविटी, फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी को असाइटिस बोलते हैं, हाँ। तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ असाइटिस, अब मेरा दिमाग वैसे चलना स्टार्ट हो गया। देखो किसी भी चीज के जब आपको कॉजेज बताने होते हैं ना, जहां पर आपके मल्टीपल कॉजेज होते हैं, ठीक है, वहां पर ऑलवेज ट्राई टू क्लासिफाई इट समहाउ। क्लासिफाई करके अगर चीजें बताओगे तो फिर इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेम्बर, मतलब जब आप याद भी करोगे या पढ़ोगे भी, उसको क्लासिफाई करके पढ़ना इज ऑलवेज बेटर, ठीक है। आपको बताना भी इजी होगा, सामने वाले के लिए समझना भी इजी होगा। तो कैन यू क्लासिफाई सैफ, अब बताओ असाइटिस के कॉज को कैसे क्लासिफाई कर सकते? So it can be due to the overproduction of the fluid. So fluid increase in the amount of the fluid. परफेक्ट, कि अगर मेरा वेसल के अंदर फ्लूइड ज्यादा हो गया है तो वो बाहर हो सकता है लीक कर जाए, ठीक है। Yes, sir. तो इंक्रीज ऑनकोटिक, इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द वेसल्स, इंट्रावास्कुलर अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो वो हो सकता है बाहर लीक कर जाए, Yes, sir. ठीक है। और क्या हो सकता है? And sir, sir, अच्छा चलो इसका भी मैं आपको एक दूसरा तरीके से समझाता हूँ। जैसे मान लो एक वो देखिए छन्नी, देखिए चाय वाली छन्नी yes, sir. देखी होगी ना, चाय तो बनाई बनाई नहीं भी होगी तो देखी तो होगी। तो उसमें आप सोचो बहुत सारा पानी एक साथ डाल रहे हो,
वो नीचे से सीप करके ग्लास में चला जाएगा, जैसे भी चला जाएगा। ठीक है, तो Yes, sir. क्योंकि मेरा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा था, मतलब दिस इज अ वेरी वेग एग्जांपल बट थोड़ा समझने के लिए। और दूसरा तरीका है कि अगर मैंने वो छन्नी है, अगर उसके जो पोर्स होते हैं वो थोड़े से खोल दिए, वाइड कर दिए, तब भी सारा पानी नीचे चला जाएगा, जल्दी चला जाएगा रादर। ठीक है, तो Yes, sir. वेसल से या तो मेरा इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ गया किसी रीजन से, ठीक है, वेसल्स के अंदर बहुत सारा पानी आ गया, तो हो सकता है जो वेसल होता है, आई डोंट नो इफ यू कैन सी मी हियर और नॉट, वेसल का जो आपके इंट्रावास्कुलर पोडोसाइट्स या पोर्स होते हैं वो ऐसे बंद होते हैं। ठीक है, बहुत कम Yes. स्पेस होती है। तो अगर मेरा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वेसल के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो इस छोटे से पोर के अंदर से भी थोड़ा 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 फ्लूइड करके निकल जाएगा बाहर। ठीक है, और बाहर क्या स्पेस है, एक्स्ट्रावास्कुलर जो आपकी है, आपका एब्डोमेन में क्या है वो एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेस, 3 एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेस होती है ना आपका। आपका एब्डोमेन के अंदर आपका पेरिटोनियल कैविटी है, Peritoneal cavity. Peritoneal cavity. पेरिटोनियल कैविटी विस्ट्रल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा के बीच की जो छोटी सी स्पेस है। ठीक है, वहां से वेसल जा रही है, वेसल बंद पड़ा है, और वेसल के अंदर अगर बहुत ज्यादा पानी आ गया तो बिकॉज ऑफ दिस ऑन्कोटिक प्रेशर थोड़ा थोड़ा पानी सीप आउट करके पेरिटोनियल कैविटी में भर सकता है। दैट इज वन मैकेनिज्म। दूसरा मैकेनिज्म है कि अगर मेरा वेसल के जो पोर्स हैं वो बंद पड़े हैं, अगर किसी रीजन से वो खुल गए, अगर इन्फ्लेमेशन हुआ, इन्फ्लेमेशन की वजह से वेसल्स के अगर पोर्स खुल गए, तो सारा पानी एकदम से बाहर चला जाएगा अलॉन्ग विद द प्रोटीन्स, क्योंकि प्रोटीन तो इस बंद वेसल में से नहीं निकल सकता। लेकिन अगर वेसल मेरा इन्फ्लेम हो गया तो वहां से सारा प्रोटीन मेरा लीक कर सकता है। समझ आया? तो असाइटिस को बेसिकली हम डिवाइड करते हैं ट्रांसुडेटिव और एक्सुडेटिव। अब प्रॉब्ली यू विल बी एबल टू रिलेट व्हाट इज एक्सुडेट, व्हाट इज ट्रांसुडेट, डिफरेंस क्या होता है। मतलब कॉज नहीं पूछ रहा मैं, उसका बेसिक एक डिफरेंस जानना चाह रहा The protein, The protein exudative is rich in content. protein. हूँ। हाँ यस, तो किस में ज्यादा होता है, एक्सुडेटिव में प्रोटीन ज्यादा होता है, ट्रांसुडेटिव में ज्यादा होता है? Exudative. Exudative में ठीक है, exudative. जो कंफ्यूज रहता है इसमें, क्योंकि मैं रहता था अपने एमबीबीएस में, तो एक्सेस इज एक्सुडेटिव, एक्सेस इज एक्सुडेटिव। ठीक है, याद रखने का तरीका। तो एक्सुडेटिव फ्लूइड के अंदर आपका प्रोटीन ज्यादा होगा, ट्रांसुडेटिव के अंदर प्रोटीन कम होगा। ठीक है, अब जो हम इसकी इटियोलॉजी या पीछे जो हम बात कर रहे थे वेसल्स की, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर मेरा इंट्रावास्कुलर अगर प्रेशर बढ़ा है, ठीक है, अभी मेरा वेसल में इन्फ्लेमेशन नहीं हुई है, तो पानी धीरे 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 करके निकल रहा है, लेकिन प्रोटीन नहीं निकल रहा, दिस विल बी ट्रांसुडेट। Transudate. अगर मेरा वेसल इन्फ्लेम हो गया है और तो उसमें से एल्ब्यूमिन या प्रोटीन जाएगा, प्रोटीन निकलेगा तो पानी भी खींच लेगा साथ में, सिंपल फिजिक्स है, ऑस्मोलैरिटी लॉ। अगर मेरा प्रोटीन वेसल के बाहर चला गया है, तो प्रोटीन जहां जाएगा पानी उसको फॉलो करेगा, और वहां पे फिर मेरा वो हो जाएगा, बट दिस विल बी एक्सुडेटिव बिकॉज प्रोटीन कंटेंट इन द फ्लूइड विल बी हाई इन द ascites और द प्लूरा और द पेरिकार्डियम। 3 कैविटीज होती है ना, पेट के अंदर प्लूरा है, लंग पेरिटोनियम है, लंग के अंदर प्लूरा, हार्ट के अराउंड पेरिकार्डियम। तो आपके तीनों ही उसके अंदर कैविटीज के अंदर जो भी कभी भी फ्लूइड आएगा, तो इट कैन बी ट्रांसुडेट और इट कैन बी एक्सुडेट, और वो मेरा इटियोलॉजी पे डिपेंड करेगा कि किस वजह से वो पानी आया, पैथोलॉजी पे, और पैथोलॉजी मेरा इटियोलॉजी। गॉट इट? Yes, sir. ठीक है, Yes, तो sir. अब मुझे ये सोचना है, कमिंग बैक टू द ओरिजिनल केस, मैंने सबसे पहले ये डिसाइफर किया था कि इस पेशेंट को एसाइटिस। अब मुझे सोचना है कि इसके एसाइटिस का कॉज क्या हो सकता है। तो नाउ आई हैव टोल्ड यू एसाइटिस के कॉज ट्रांसुडेट होते हैं या एक्सुडेट होते हैं। तो सैफ, अगेन बैक टू यू, व्हाट कुड बी द पॉसिबल कॉजेज ऑफ ट्रांसुडेटिव एसाइटिस? बॉडी में पानी क्यों भर सकता है, मतलब एक्स्ट्रा पानी क्यों हो सकता है? Sir, it can be due to the hypoproteinemia. Hypo, हाइपोप्रोटीनीमिया, उसका एल्ब्यूमिन ही कम है तो ऑब्वियसली पानी ज्यादा हो जाएगा रिलेटिवली। हाँ, और sir, बॉडी का पानी, अगर मैं तुम्हें 10 लीटर पानी पिला दूं तो क्या तुम्हें वॉल्यूम ओवरलोड हो जाएगा? मतलब एक नॉर्मल हेल्दी बंदे को अगर मैं सबको 10 लीटर पानी पिला दिया,
तो पानी का हीमोस्टेसिस कौन संभाल रहा है हमारी बॉडी? सर किडनी। किडनी सारा पानी निकाल देगी। 10 लीटर पी लो, 12 लीटर पी लो, वो निकाल देगी अगर किडनी ठीक है तो। अगर Yes, किसी पेशेंट की किडनी खराब है तो sir, it will body will retain the water and it can lead to ascites. मतलब अभी तो हम बात कर रहे हैं कि पानी की कौन सी कंडीशन में ज्यादा हो सकता है। तो फर्स्ट इज यू सेड कि हाइपोएल्बुमिनिया। हाइपोएल्बुमिनिया में पानी ज्यादा नहीं होता, बट बिकॉज एल्ब्यूमिन इज डेफिशिएंट या प्रोटीन इज डेफिशिएंट, उसकी वजह से रिलेटिवली पानी ज्यादा हो गया। हर चीज ऑस्मोटिक ऑस्मोसिस पे चलनी है। तो Yes. फर्स्ट इज हाइपोएल्बुमिनिया, सेकंड इज सीकेडी। ठीक है, सीकेडी का जो भी कॉज है आगे, और क्या कॉज हो सकते हैं? Sir, मेरा जितना भी मैंने ये पानी पिया, अगर मैंने तुम्हें 10 लीटर पानी पिलाया तुम्हारे गट से, ठीक है, ये सारा पानी कहाँ जाएगा? किडनी में तो बाद में जाएगा ना निकलने के लिए, उससे पहले कहाँ जाएगा? sir, stomach. स्टमक। नॉन मेडिकल वाली बातें मत करिए यार। स्टमक से, स्टमक तो कुछ होता नहीं है। स्टमक से इंटेस्टाइन में गया, कोलोन में गया, कोलोन से एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब होके कहाँ जाएगा? किडनी तक कैसे पहुंचेगा ये पानी? कोलोन सर से हार्ट एब्जॉर्ब हुआ, सर्कुलेशन में आएगा, Blood सर्कुलेशन में vessels. जाएगा ना पहले। हम्म। मेरे वेन में जाएगा, वेन से इंफीरियर वेना केवा तक पहुंचेगा, वहां से हार्ट में जाएगा। तो अगर किसी रीजन से मेरा हार्ट अगर पंप नहीं कर पा रहा, फिर हार्ट पंप करेगा, आर्टरी में फेंकेगा, आर्टरी से किडनी में जाएगा। राइट, यही सर्कुलेशन है। Yes, अगर sir. मेरा किसी रीजन से हार्ट फेल हो गया, अगर हार्ट पंप ही नहीं कर पा रहा ब्लड को आगे, उस सारे पानी को आगे, तो सारा मेरा बैक प्रेशर चेंजेस आएंगे। हार्ट ने अगर, लेफ्ट वेंट्रिकल ने अगर इस पानी को पंप नहीं किया किसी भी रीजन से, या लेफ्ट वेंट्रिकल तक पानी पहुंचा ही नहीं, कि राइट वेंट्रिकल अगर पंप करके लंग में या लेफ्ट वेंट्रिकल तक डाल ही नहीं पाया है, तो बेसिकली हार्ट फेलियर के अंदर सारा पानी वापस आएगा इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा से सारे वीनस सिस्टम के अंदर पानी भर जाएगा, जो हमारा एक टिपिकली सीएचएफ में होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। Yes, sir. वेना केवा से पूरी बॉडी के अंदर राइट साइड जो बॉडी होती है, मतलब राइट हार्ट से पहले का जो बॉडी है, वीनस सिस्टम, वहां पानी भरेगा। वीनस सिस्टम में भरते ही वॉल्यूम ओवरलोड हो गया तो एक्सुडेट, वो बाहर निकल जाएगा वो सारा। ठीक है, असाइटिस, पीडल इडीमा, फेशियल इडीमा, एवरीथिंग विल बी देयर, सीएचएफ। तो ट्रांसुडेटिव फ्लूइड का मेरा कॉज क्या हो गया? हार्ट फेलियर, सीएचएफ। राइट। एंड लास्टली, जो हम Sir, असाइटिस के पर्टिकुलर केस में डिस्कस करना चाह रहे थे, sir, चौथा कॉज क्या हो सकता है? it लिवर can be सिरोसिस। liver cirrhosis. सिरोसिस। लिवर सिरोसिस, लिवर सिरोसिस में मल्टीफैक्टोरियल वे होते हैं आपके असाइटिस होने के। ओवरफ्लो थ्योरी, अंडरफ्लो थ्योरी, देन हाइपोएल्बुमिनिया इज देयर इन सिरोसिस पेशेंट। ठीक है, वो कभी बैठ के समझाऊंगा, क्योंकि उसमें बड़े सारे आपके एस्पेक्ट्स। तो बेसिकली मेरे ट्रांसुडेटिव कभी भी कोई भी फ्लूइड होगा, चाहे वो प्लूरा में है, यानी प्लूरल इफ्यूजन है, असाइटिस है, या कुछ भी है, या एनएसआर का ये कॉजेज कोई मुझसे पूछ रहा है, ठीक है, एनएसआर का के या इस ट्रांसुडेटिव इफ्यूजन के हमेशा यही 4 कॉज होते हैं हर जगह चिपका से। आपका सीएलडी या हाँ, सर जो हाइपोएल्ब्यूमिनिया और सीएलडी है, मतलब सीएलडी हाइपोएल्ब्यूमिनिया के अंदर नहीं आ जाएगा, मतलब दोनों को अलग अलग बोलेंगे? अलग अलग, क्योंकि जो आपका सीएलडी सिरोसिस होता है उसके अंदर हाइपोएल्बुमिनिया इज जस्ट वन आर्म ऑफ द दिस थिंग, कि आपका वो फ्लूइड हो रहा है। बेसिक कॉज उसका वो नहीं होता है सीएलडी के पेशेंट। सीएलडी के पेशेंट के अंदर पोर्टल हाइपरटेंशन होता है। पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से सारा ब्लड स्प्लीन के अंदर इकट्ठा हो जाता है, पोर्टल सिस्टम के अंदर इकट्ठा हो जाता है। तो उसकी वजह से आपका किडनी के अंदर ब्लड कम जाता है, क्योंकि इंट्रावास्कुलर एक बार डिहाइड्रेशन होती है। ठीक है, दिस इज द अंडर फिलिंग थ्योरी। ठीक है, फिर किडनी के अंदर जब ब्लड कम जाता है तो रास सिस्टम एक्टिवेट होता है फ्लूइड को रिस्टोर करने के लिए। वहां से फिर बेसिकली आपका ओवरफिल होता है, तो वहां पे फिर आपका इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम ओवरलोड होके असाइटिस होता है। दिस इज द पैथोलॉजी ऑफ असाइटिस इन अ सीएलडी पेशेंट। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट देयर इज अ हाइपोएल्बुमिनिया, क्योंकि एल्बुमिन इज प्रोड्यूस्ड बाय लिवर। ठीक है, तो वहां से फिर ये सारी चीजें मिलके एक मल्टीफैक्टोरियल तरीके से होती है। अगर सिर्फ एल्बुमिन की वजह से होगा, जो हाइपोएल्बुमिनिया में सबसे पहला आपका इडीमा आता है, वो आपके डिपेंडेंट पोजीशन पे आता है, ग्रेविटी की वजह से आपके पैरों में आएगा, या आपके सेक्रल एरिया में आएगा अगर पेशेंट इज लाइंग सुपाइन। बट सीएलडी के पेशेंट में सबसे पहले असाइटिस आता है।
ये हमारा बेसिकली आगे आपको बताऊंगा कि कैसे वो अप्रोच करना है इसको। जो आपका इडीमा है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ है, दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ट्रांजिटिव के आपके ये 4 कॉजेज हो गए, हर जगह चिपका सकते हो, सीएलडी सिरोसिस, सीकेडी, सीएचएफ एंड हाइपोएल्बुमिनिया। ठीक है, दिस इज ट्रांजिटिव। नाउ थिंक ऑफ एक्सुडेटिव। एक्सुडेटिव में आपको ये सोचना है मेरा पेरिटोनियम में अब इन्फ्लेमेशन हो रही है, जिसकी वजह से वो पोर्स खुल गए और सारा एल्ब्यूमिन लीक हो गया या प्रोटीन लीक हो गया और पीछे पीछे पानी आ गया। तो पेरिटोनियम इन्फ्लेमेशन के कॉजेस क्या हो सकते So it can be TB. हैं? इट कैन बी ट्यूबरक्लोसिस, इंडिया में सबसे पहले ऑब्वियसली विल बी टीबी, और Sir, any bacterial infection. बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। Peritonitis. पेरिटोनियम का इन्फ्लेमेशन है तो पेरिटोनाइटिस, और Sir, any malignancy? मेलिग्नेंसी। यस, एनी नहीं, मतलब पेरिटोनियम का मेलिग्नेंसी, Hmm. मतलब एक सर में अगर ब्रेन में कोई ट्यूमर हो भी गया तो वो असाइटिस कैसे करेगा, राइट, अनलेस वो पेरिटोनियम में मेटास्टेसाइज करे। पेरिटोनियल मेलिग्नेंसी, ओके, पेरिटोनियम का ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, या फिर बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, और Pancreatitis. पैंक्रेटाइटिस। पैंक्रेटाइटिस में आपका, क्योंकि पैंक्रियाज में आपका सिवियर अगर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हुआ है तो वहां से वो पर्कुलेट करके आपका बेसिकली पेरिटोनियम में पहुंचेगी इन्फ्लेमेशन, और वहां से पेरिटोनियम पूरा कर सकता है। नॉट ऑल पैंक्रेटाइटिस पेशेंट हैज ascites, लेकिन कैन बी सी। तो बेसिकली ना आपके मोटे मोटे एक्सुडेटिव के 3 ही कॉज होते हैं, फर्स्ट इज टीबी, सेकंड इज मेलिग्नेंसी, थर्ड इज पैंक्रेटाइटिस। ठीक है, बाकी क्योंकि अगर बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस हुआ है तो वो पेशेंट को रिजिड एब्डोमेन के साथ आएगा। ठीक है, सिवियर फुलमिनेंट सा प्रेजेंटेशन होगा। तो आपको जो प्रैक्टिकली देखने को मिलेगा, लाइक इन दिस केस जो 3 महीने वाला है, इसमें टीबी या मेलिग्नेंसी, पैंक्रेटाइटिस भी होगा तो वो बोलेगा कि मुझे सिवियर पेन वेन और ये सब चल रहा है। ठीक है, तो अब हमें ये समझ आया कि जो मेरा पेशेंट है 40-year-old मैन कंप्लेनिंग ऑफ एब्डोमिनल डिस्टेंशन फॉर 3 months, जो मेरे को लगा कि इसको फ्लूइड है यानी एसाइटिस है, तो अब मेरे पास डिफरेंशियल्स मुझे सोचने हैं कि यार इसको कोई सीएचएफ हो रही है, इसको सिरोसिस हो रही है, इसको सीकेडी हो रहा है, इसको हाइपोएल्बुमिनिया हो रहा है, इसको टीबी हो रहा है, या इसको मेलिग्नेंसी हो रही है, या इसको पैंक्रेटाइटिस हो रही है। तो मेरे को ये 7 कॉजेज में से अब सोचना है कि इसको क्या हो रहा है मेरे पेशेंट। अब यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होगी हिस्ट्री की, एसोसिएटेड सिम्टम्स और नेगेटिव हिस्ट्री। अब मैं एक एक करके, अब यहाँ पे भी मैं आपको एक एनालॉजी देता हूँ। अगर एक फीवर का पेशेंट है, ठीक है, मुझे नहीं पता कि उसको फीवर क्यों है, वो बोल रहा है मुझे 5 दिन से फीवर आ रहा है, राइट, मुझे ये फिगर आउट करना है कि उसको यूआरआई हो रहा है या यूटीआई हो रहा है सपोज, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? क्या क्वेश्चन पूछूंगा कि मुझे पता चल जाएगा कि यूटीआई है या यूआरआई है? Sir, sore throat. Cough. अगर वो खांस खांस रहा है तो Cough, उसको चेस्ट sputum. इन्फेक्शन है, और अगर उसको यूरिन में बर्निंग हो रही है तो उसको यूटीआई है। सिंपल सी चीज है। तो इसी तरह अब ये साइटिस में मेरे ये 7 कॉज सोच लिए कि यार ये 7 में से कोई एक चीज हो रही है इससे। तो अगर मैं एसोसिएटेड सिम्टम पूछ लिए तो मैं अपने डायग्नोसिस को, ये मेरे डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो गए साइटिस के, अब मैं इनको रूल इन या रूल आउट कर सकता हूँ एसोसिएटेड सिम्टम पूछ के उससे। ठीक है, तो अब एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले आप ये 7 कॉजेज लिख लो इफ यू हैव अ पेपर, इफ यू राइट इट तो आपको इजी हो जाएगा समझना। मुझे हर हर चीज का 2-3 पॉइंट्स प्रोज जानने हैं या 2-3 कॉन जानने की। इस पेशेंट को ये है तो मैं सोचूंगा शायद सीएचएफ हो रहा होगा, नहीं है तो फिर शायद नहीं हो रहा होगा। हर 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 डिफरेंशियल के 3-3 4-4 पॉइंट्स पूछ के आई कैन फिगर इट आउट ये है कि नहीं इस पेशेंट को। ठीक है, तो अब सीएचएफ से स्टार्ट करते हैं। सीएचएफ का पेशेंट क्या हिस्ट्री देगा? टायर्ड, फटीग इज सिम्टम, बट फटीग से पहले और क्या इंपॉर्टेंट सिम्टम है? फटीग से पहले सीएचएफ है, लंग में पानी भरा है, Sir, breathlessness, लेफ्ट dyspnea. ब्रेथलेस, डिस्नी ऑन एक्सर्शन। तो और डिस्नी ऑन एक्सर्शन अगर सीएचएफ एक क्लासिकल बात करूंगा तो पहले लेफ्ट वेंट्रिकल फेल करेगा, सारा पानी लंग में जाएगा, लंग की कैपेसिटी एक्सीड होगी, फिर वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में आएगा। तो पहले पेशेंट को होगा डिस्निया,
फिर उसके बाद होना चाहिए आइडियली एनएसआर का, ठीक है। व्हाई वुड दिस बी लिमिटेड टू एब्डोमेन, इट विल बी द होल बॉडी। तो क्रोनोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ योर सिम्टम्स। अगर ये पेशेंट बोलता कि मुझे सर 6 महीने से सांस फूल रहा था, ठीक है, जो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज किया जा रहा था, एनवाईएचए क्लासिफिकेशन होता है कि पहले मेरे को थोड़ा चलने पे फूलता था लेकिन अब तो बैठे बैठे फूलने लग गया है, और 15 दिन से मेरे को ये स्वेलिंग आनी शुरू हो गई है, तो प्रॉब्ली दिस इज अ केस ऑफ सीएचएफ, ठीक है। तो इस पेशेंट को डिस्निया ऑन एक्सर्शन की हिस्ट्री है कि नहीं, हिस्ट्री भी बिफोर हिज दिस स्वेलिंग अपीयर्ड, ascites और pre-edema appeared, उससे पहले अगर उसको डिस्निया की हिस्ट्री है तो क्रोनोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। साथ में सीएचएफ के पेशेंट में एडिमा सबसे पहले कहाँ अपीयर करेगा, फेस, पेट या फिर फीट? इट विल बी इन द डिपेंडेंट पार्ट्स। अगर पेशेंट खड़ा है, चल फिर रहा है, बैठा है तो फीट में आएगा, अगर बेड रिडन है तो सेक्रल एडिमा हो, तो ऑन द डिपेंडेंट पार्ट्स सबसे पहले, ठीक है। तो अब ये हिस्ट्री मैं पूछूंगा, अगर मिल रही है सीएचएफ की तरफ जा रहे, नहीं मिल रही तो नहीं जा रहा। ये पेशेंट कह रहा था मेरे पेट पे स्वेलिंग है, मेरे साथ में ही जब मैं असाइटिस की हिस्ट्री ले रहा था तभी मैंने उससे पूछा कि क्या आपको पैरों में या फेस पे भी या आंखों के आगे भी स्वेलिंग लगती है, फेस पे भी स्वेलिंग लगती है? ही सेड कि मतलब 3 महीने से पेट पे थी लेकिन अभी 10 दिन से पैरों में भी आने लग गई है। तो क्रोनोलॉजी में मेरा सबसे पहले आपका एब्डोमेन में आया था फ्लूइड, फिर मेरे पैर पे आया, तो दिस कैन नॉट बी सीएचएफ। साथ में ही सेड कि ब्रेथलेसनेस पहले नहीं लगती थी लेकिन अब पेट इतना मोटा हो गया है कि अब मेरे लंग्स पे इफेक्ट आना शुरू हो गया है कि मेरा लंग ऊपर पुश हो गया है, तो अब मेरे को सांस लेने में दिक्कत होती है 10 दिन से। दिस कैन नॉट बी सीएचएफ। सीएचएफ में 3 महीना पहले सांस फूलती है और 10 दिन से स्वेलिंग आती है, ठीक है। तो दिस कैन नॉट बी सीएचएफ। सेकंड इज सीकेडी। सीकेडी का पेशेंट क्या हिस्ट्री बताएगा, स्वेलिंग कहां से स्टार्ट होगी? Periorbital. पेरीऑर्बिटल। सीकेडी का स्वेलिंग जो होता है आईज के अराउंड स्टार्ट होता है, ठीक है। साथ में और क्या सिम्टम हो सकता है पेशेंट को? Oliguria या फिर anuria. यूरिन कम हो रहा है, मुझे कम हो रहा है या बिल्कुल नहीं हो रहा। पेशेंट अगर इस तरह की हिस्ट्री बता रहा है तो आई थिंक कि प्रॉब्ली इसको सीकेडी हो रही है। अगर ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं बता रहा तो अगेन, ठीक है। ब्रेथलेसनेस की हिस्ट्री अगेन, क्योंकि वॉल्यूम ओवरलोड होगा तो वो मेरे लंग्स में भी पानी भरेगा, लंग्स में पानी भरेगा तो ब्रेथलेसनेस होगा, तो पहले एडिमा होगा उसके बाद मेरा ब्रेथलेसनेस होगा, ठीक है। अनलाइक सीएचएफ, सीएचएफ में पहले ब्रेथलेसनेस थी उसके बाद एडिमा था। तो आप हर चीज डिराइव कर सकते हो, यू डोंट हैव टू मग अप मेडिसिन। अगर लॉजिक से चलोगे सब कुछ समझ आएगा। तो बेसिकली आपका सीकेडी में पेरीऑर्बिटल एडिमा या फिर आपका डिक्रीज यूरिन आउटपुट, एंड यू नो कि दिस इज नॉट अ केस ऑफ सीकेडी, ठीक है। हाइपोएल्मिनीमिया, हाइपोएल्मिनीमिया में आपका एक तो डिपेंडेंट पार्ट्स पे एडिमा होगा, पैरों में स्वेलिंग होगी, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है। देन ऑब्वियसली देयर विल बी नो ब्रेथलेसनेस एंड ऑल, ठीक है। तो और साथ में हाइपोएल्मिनीमिया कैन बी सीन इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम आल्सो, इतना यूरिन में एल्ब्यूमिन निकल के जा रहा है, ठीक है। इट कैन बी बिकॉज ऑफ सीएलडी आल्सो, सीएलडी में आपका सारा प्रोटीन बन ही नहीं रहा, एल्ब्यूमिन बन ही नहीं रहा, ठीक है। तो दैट कैन बी कॉज, और इट कैन बी सम मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम जहां से आपका गट से प्रोटीन एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा, तो यू विल आस्क का हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक डायरिया हाइपोएल्मिनीमिया के लिए, ठीक है। बट सबसे इंपॉर्टेंट है अगर मेरा डिपेंडेंट पार्ट से एडिमा स्टार्ट हुआ है तो यू कैन थिंक ऑफ कि अगर पेशेंट कह रहा है कि हाँ सबसे पहले पैरों में लगा था फिर पेट पे आई थी स्वेलिंग, तो यू कैन थिंक कि आपका हाइपोएल्मिनीमिया विल बी इन योर डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ठीक है। एंड लास्ट ऑफ ट्रांसयूरेटिव इज सीएलडी। सीएलडी में क्या मिलेगा? सीएलडी के साइटिस में, सीएलडी में देखो जैसे एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस भी होता है, ठीक है, उसमें साइटिस नहीं होती, लेकिन सीएलडी मतलब क्रोनिक लिवर डिजीज के अंदर पोर्टल हाइपरटेंशन होती है, उसकी वजह से एसाइटिस होती है। अभी हम पैथोलॉजी में बात कर रहे थे मैसिव स्प्लीनोमेगली की वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन में, ठीक है, अंडरफिल ओवरफिल थ्योरी, और आपका एसाइटिस होता है। तो पोर्टल हाइपरटेंशन में पेशेंट को या सीएलडी के पेशेंट को और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? एसाइटिस इज जस्ट वन कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीएलडी। और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? आपका ब्लीडिंग हो सकता है, हेमाटेमेसिस, मलीना, ठीक है, आपका जॉन्डिस हो सकता है, या फिर एनकेफेलोपैथी हो सकती है, हेपाटिक एनकेफेलोपैथी,
तो अगर ये Asterix. ascites का पेशेंट मुझे बोले कि हाँ जी इसको 6 महीने से जॉन्डिस भी था, या 20 दिन 25 दिन से जॉन्डिस ने ऑब्जर्व किया है इसे, या फिर इसको ब्लैक स्टूल्स होते हैं, या फिर इसको 15 दिन पहले खून की उल्टी हुई थी, काले रंग के खून की उल्टी हुई थी, ठीक है, या फिर ये बीच बीच में 15 दिन से बेहोश होने लग गया, स्लीप पैटर्न ऑल्टर्ड होने लग गया इसका, तो आई हैव इनफ रीजंस टू बिलीव कि यार इसको सीएलडी हो रहा हो, ठीक है। अगर ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉब्ली इट्स नॉट सीएलडी, जॉन्डिस भी नहीं है, मलीना भी नहीं है, ये भी नहीं है, बट अगर असाइटिस मेरा पीडीएडिमा से पहले आया है तो सिरोसिस विल स्टिल बी इन माय डिफरेंशियल डायग्नोसिस। मे बी पेशेंट इज नॉट अवेयर कि उसको 2 3 4 वाला बिलिरुबिन है, आंख बहुत हल्की हल्की पीली है, उसने ऑब्जर्व किया, ठीक है, अभी वेरिसेस डेवलप नहीं हुए या वेरिसेस हैं लेकिन ब्लीड नहीं करे वो, तो मलीना नहीं है। तो सीएलडी के पेशेंट में सबसे पहला क्लिंचिंग पॉइंट है कि असाइटिस विल प्रीसीड योर पीडीएडिमा, नंबर 1, एंड देन योर एसोसिएटेड फीचर। तो अगर ये पेशेंट है 40-year-old मेल, ही सेइंग मेरा एब्डोमिनल डिस्टेंड हो रहा है 3 महीने से और पैरों में स्वेलिंग मुझे सिर्फ 15 दिन से आई थी, ठीक है, चाहे इसको और कोई फीचर नहीं भी है तब भी सीएलडी विल बी इन माय डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ठीक है। नेक्स्ट इज योर एक्सुडेटिव कॉजेस, टीबी, मैलिग्नेंसी, पैंक्रेटाइटिस, कैसे पता करोगे है कि नहीं? So fatigue, loss of appetite, and TB के लिए specific fever, evening rise in temperature, night sweats. fever, night sweats, loss of appetite, decreased body weight, ठीक है, अगर एसोसिएटेड ये सारे फीचर्स हैं तो प्रॉब्ली दिस इज केस ऑफ टीबी, और मेरा बाकी कोई कॉज मुझे मिल नहीं रहा था, ठीक है। मैलिग्नेंसी में loss of appetite, weight loss, लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस, कैन बी Easy फीवर, fatigability, ठीक है। low grade फिर मेरा fever. और कहीं मैलिग्नेंसी का कोई एविडेंस कि उसको जीआई ब्लीड रहती है, उसको हेमाप्टिसिस हो जाती है, यू नो, कहीं और कोई मैलिग्नेंसी का फीचर जहां से मेटास्टेसाइज होके चला गया। पैंक्रेटाइटिस, Sir, epigastric pain. It's a characteristic pain that relieves on sitting forward. तो पेन हो जाता है. एपिगैस्ट्रिक या हाइपोगैस्ट्रिक, ये सॉरी हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम पेन। साइटिस होने से पहले वो कहेगा अगर 15 दिन से किसी को साइटिस है और वो कहता है 15 दिन पहले पेट में बहुत तेज दर्द हुआ था, बहुत तेज दर्द हुआ था जो रेडिएट टू बैक हो रहा था, सिटिंग में बढ़ रहा था, यू नो, उसके बाद से ये पेट फूलने लग गया है, प्रॉब्ली दिस इज अ केस ऑफ पैंक्रेटाइटिस, ठीक है। तो अब हमने ये सारा अपना ले लिया। अब इस पेशेंट का अगर मुझे और कोई हिस्ट्री नहीं पता, सपोज ही सेज कि हाँ जॉन्डिस हुआ था और मेरे को ये ब्लीडिंग होता है, यू नो, या पॉटी ब्लैक हुई थी, जो हमने पेशेंट बोला 40-year-old मेल, 3 महीने से एब्डोमिनल डिस्टेंशन, 15 दिन से पीडल एडिमा, ठीक है, 15 दिन से थोड़ा बहुत का हिस्ट्री, एंड ऑन प्रोबिंग ही सेड कि हाँ जॉन्डिस भी था और एक बार स्टूल ब्लैक भी हुआ था 15 दिन पहले। What is your diagnosis of this case? CLD, CLD पोर्टल हाइपरटेंशन असाइटिस, ठीक है। नॉर्मल एक्सटेंशन का पेशेंट था, मुझे पता चला असाइटिस है, असाइटिस को प्रोब किया, मुझे पता चला यार ये तो सीएलडी है। अब मुझे सोचना है कि सीएलडी का कॉज क्या है इसका, मेरी फर्दर हिस्ट्री, अब मुझे सीएलडी के कॉजेस पे सोचना है कि वो क्यों है। पहले अब मैंने सोचा सीएलडी है तो आई टॉक अबाउट ऑल द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सीएलडी इन द हिस्ट्री इटसेल्फ। पेशेंट से पूछूंगा, अगर उसने मुझे नहीं बताया कि आपको ब्लैक स्टूल हुआ, आपको खून की उल्टी हुई, अभी नहीं हुई पहले हुई थी, आई जस्ट ट्राई टू असर्टेन क्या वेरिसेस है इसे, ठीक है। देन आई विल आस्क हिम कि एनकेफेलोपैथी, कभी बेहोशी में जाते हैं, गफलत में जाते हैं, या फिर स्लीप पैटर्न ऑल्टर्ड हो जाता है कि रात को तो उठे रहते हैं, दिन में सो जाते हैं, दैट इज सीन इन हेपेटिक एनकेफेलोपैथी ग्रेड 1। तो मैंने थोड़ा कॉम्प्लिकेशन जानना चाहा सीएलडी का मेरे पेशेंट में। अब मैं उसकी etiology जानना चाहता हूँ, what are the causes of CLD? Sir, alcoholism. cirrhosis, Alcohol, yes. So there can be infective causes like hepatitis B or C. हेपेटाइटिस बी सी के लिए क्या हिस्ट्री पूछूंगा, अल्कोहल के लिए स्ट्रेट हिस्ट्री पूछूंगा, अल्कोहल कितना पीते हो, ठीक है। हेपेटाइटिस बी सी के लिए क्या हिस्ट्री पूछूंगा, History of blood transfusion, IV drug abuse. IV drug abuse,
या Sexual मल्टीपल history. सेक्सुअल पार्टनर्स, ठीक Hmm. है। तो ये बेसिकली आपके आपके हेपेटाइटिस बी सी की हिस्ट्री हो गई। और क्या कॉज होते हैं सीएलडी के? Some metabolic liver diseases can be there, जिसके अंदर there can be Wilson's, hemochromatosis, या फिर Indian childhood cirrhosis, any kind of Autoimmune storage disorder, hepatitis. autoimmune hepatitis. तो बेसिकली ये सब आप हिस्ट्री में, मतलब यू कैन आस्क इन द फैमिली हिस्ट्री, Hmm. घर में किसी और का भी लिवर खराब तो नहीं था, ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ये सारे, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली इटियोलॉजिकल हिस्ट्री हो गया। आप उसको पास्ट हिस्ट्री में पूछ सकते हो, फैमिली हिस्ट्री में पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये सारा मिलाकर मेरा बेसिकली एक पूरा हिस्ट्री होता है कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन से मैं पहुंच गया कि इसको मोस्ट लाइकली अल्कोहल रिलेटेड सिरोसिस विद पोर्टल हाइपरटेंशन विद वेरिसेस, ठीक है। वेरिसेस भी हिस्ट्री में मेरे को समझ आ रहा है कि नहीं है, विद शायद एनकेफेलोपैथी एक बार प्रेसिपिटेट हुआ है, यहाँ से मेरा एक डायग्नोसिस, ठीक है। एंड आई वुड लाइक टू रूल आउट, अगर ये बहुत ही क्लासिकल, अगर जॉन्डिस वॉन्डिस नहीं बताया, आई वुड लाइक टू रूल आउट कि इसमें टीबी या मेलिग्नेंसी तो नहीं पड़ा हुआ ऐसे साइटिस, अगर जॉन्डिस वॉन्डिस नहीं है। तो दैट्स हाउ आई फॉर्म माय डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ठीक है। तो हिस्ट्री पार्ट समझ आया। एब्डोमेन का केस देखो, ये मैं सबको कहता हूँ कि आपके जो 4 सिस्टम होते हैं ना, सबका फेवरेट एब्डोमेन होता है, ठीक है। कि सर एब्डोमेन दे दो बस एग्जाम में, उसमें तो पक्का पास हो जाएंगे। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एब्डोमेन की जो हिस्ट्री होती है और जो एग्जामिनेशन होता है ना, वो 15 से 20 मिनट में खत्म हो जाता है। उसमें कुछ ज्यादा है नहीं, छोटी सी हिस्ट्री है, आपने फटाफट पूछ ली सारी चीजें। अभी तो सीख रहे हो तो 1 घंटा लग गया, ठीक है। एक बार आ जाएगा तो 15-20 मिनट में पूछ लोगे। एग्जामिनेशन भी अगेन 10 से 15 मिनट का होता है। एग्जामिनर के पास 3-4 ही क्वेश्चन होते हैं, आपको स्प्लीन पूछ लेगा, शिफ्टिंग नलनेस पूछ लेगा, फ्लूइड थ्रिल पूछ लेगा, लिवर पूछ लेगा, पैल्पेट कैसे करना है, और कुछ है ही नहीं पूछने को इसमें। लिवर सेल फेलियर के साइन पूछ लेगा, ठीक है। इसके बाद सारा वाइवा जो होता है वो थ्योरी पे होता है। 45-50 मिनट्स टू 1 आवर आपका केस चलता है, लॉन्ग केस जो वाइवा होता है एक अच्छा। तो उसमें 15-20 मिनट आप बोलोगे, 10 मिनट में एग्जामिनर फटाफट पूछ लेगा, शिफ्टिंग नलनेस कर दे और ये कर दे। उसके बाद सारा थ्योरी पे वाइवा जाता है। तो एब्डोमेन इसलिए कभी कभी एक ट्रिकी केस हो सकता है। 15-20 मिनट आपको वाइवा में ही कैन आस्क अबाउट विल्सन का जीन्स बता दे भाई, कौन से जीन से विल्सन होता है, ठीक है। तो मतलब कहीं भी जा सकता है थ्योरी वाइवा, दिस इज ऑल आई एम ट्राइंग। तो एब्डोमेन में थोड़ा संभल के चलना होता है। सीएनएस और सीवीएस में चीजें बहुत सिंपल है। इतना लंबा लंबा एग्जामिनेशन है, इतना लंबा हिस्ट्री है, 45 मिनट तो आप ही बोलते रहोगे। एग्जामिनर के पास बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, प्लांटर करके दिखा दे, रिफ्लेक्स करके दिखा दे, बहुत ही सिंपल होते हैं। और सीवीएस में तो वो एनीवेज एमएसएमआर में ही घूमते रहोगे। तो इसलिए एब्डोमेन में थोड़ा थ्योरी पे, और जितना स्लो चलोगे, जितना आप इसको साइंटिफिकली एनालाइज करते हुए चलोगे, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, उतना एग्जामिनर आपसे, मतलब एक साइंटिफिक प्रोसेस होना चाहिए हर चीज का, ठीक है, कि एनालाइज कैसे कर रहे हो। तो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट हिस्ट्री। Okay.